आप टेंशन ना लो, ऐप का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक कल या परसों में वीडियो बना दूंगा कैसे क्या वर्किंग है इसकी। वो वीडियो डाल के पूरा सब कुछ वहीं शिफ्टिंग कर दूंगा और पुराने एपिसोड्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। एपिसोड 1 से डेली अपलोडिंग है और 3 नई सीरीज़ वहीं पर मिलेंगी। बैक टू बैक 3 न्यू सीरीज़ हैं उसमें, जो कि अभी भी बनी हुई है, मेरे प्रीमियम ग्रुप्स में आया करती हैं। उन्हीं को बढ़िया वॉइस में करके वहाँ पर डाल दूँगा। एकदम नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी कोई भी। और पुरानी सीरीज़ भी डेली अपलोडिंग वहाँ पर होती रहेगी, प्रीमियम वाइज रहेगी और डेली एपिसोड वहीं पर अपलोडिंग होगा। और कुछ दिन यहाँ पर और ऐसे ही डालूंगा, उसके बाद वहाँ पर शिफ्टिंग बता दूंगा कैसे क्या करना है। वीडियो पूरी प्रॉपर आ जाएगी क्या क्या है। तब तक जुड़े रहें। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के एपिसोड बाकी शाम तक आएंगे, कभी अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा आएगा शाम को 10 बजे के करीब तीसरा एपिसोड आ जाएगा। डिले हो जाएगा थोड़ा सा, बट आज अपलोड होगा सारे एपिसोड। और नई स्टोरी कल आ रही है, दूसरे चैनल पे होगी, लिंक प्रोवाइड की जाएगी कम्युनिटी टैब में और कोलैबोरेट करके डाली जाएगी। उसको आप लोग जरूर सुनिएगा और कमेंट भी करिएगा उसमें। समेट लिया और एक दिव्य औषधि निगल ली, जिससे उसका श्वास तुरंत पुनः स्थिर होने लगा। नकुल चुपचाप खड़ा था, उसकी नजर शिवम पर थी और चेहरा हल्की रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए था। कुछ देर बाद रूपाली की सांसें स्थिर हो गईं और उसका शरीर काफी हद तक ठीक हो गया। नकुल ने कहा कि चलो जल्दी निकलें, कोशर सेक्ट का सेक्ट मास्टर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तीनों तुरंत एंशंट रोड पर कदम रखते हुए पहाड़ के नीचे की दरवाजा की ओर बढ़ने लगे। परंतु जैसे ही वे प्राचीन पत्थर पथ पर चले, रास्ते के दोनों ओर धुंधले भूत जैसे 108 प्रेत प्रकट हो गए। उनकी आंखें हरी भूत ज्वाला से भरी थीं और वे तीनों की ओर घूर रहे थे। अचानक सभी प्रेत एक साथ चिल्लाए, हथियार जैसे बने हाथ उठाए और इतने प्रबल हमले किए कि अंतरिक्ष तक फट गया। एक ही क्षण में 20 से अधिक हमले शिवम की ओर आए। शिवम ने ग्रेट विंड टेक्निक से 15 हमलों को चकमा दिया, बाकी 8 को उसने लगातार 8 भाले दाग कर रोक दिया। उसके मूनलाइट स्पेयर के प्रहार से कई प्रेत टकराकर फट गए, परंतु वे फिर से जुड़ गए, हालांकि थोड़ा कमजोर होकर। शिवम ने समझ लिया कि उनकी ऊर्जा लगातार घट रही है। उसने बिग फ्रैगमेंटेशन टेक्निक मिलाकर मूनलाइट स्पेयर चलाया, जिससे दर्जनों प्रेत चकनाचूर हो गए और कई दोबारा नहीं बन पाए। बहुत कम समय में उसने अकेले 30 से अधिक प्रेत नष्ट कर दिए। बॉल की मदद से उसकी गति और शक्ति और बढ़ गई थी। रूपाली और नकुल प्रेतों को नष्ट कर रहे थे, परंतु उनकी गति शिवम से काफी कम थी। जब अभी भी 50 से अधिक प्रेत बाकी थे, तभी आकाश अचानक लहराने लगा। चारों दिशाओं में हजारों आकृतियां प्रकट हुई, कोशर सेक्ट मास्टर सहित, और उनके पीछे डिवाइन एम्परर स्तर के अनेक विशेषज्ञ भी थे। सेक्ट मास्टर ने दहाड़ते हुए आदेश दिया कि तीनों को मार दो। शिवम ने चिल्लाकर कहा कि भीतर भागो। उसने अपनी चांदी की भाला घुमाई और कई प्रेतों को उछालकर रास्ता साफ किया। तीनों प्रेतों को काटते हुए शिमेन की ओर भागे। उनके सोलस्टोन फ्रैगमेंट्स पहाड़ की ओर पहुंचते ही तीव्र रूप से चमकने लगे। उन्हें स्पष्ट महसूस हुआ कि यही पत्थर द्वार खुलने का असली तरीका है। कोशा सेक्ट के विशेषज्ञ तीनों पर टूट पड़े, पर वे एंशंट रोड को छोड़कर साइड से पहाड़ के पास आए। जैसे ही वे पहाड़ को छूते, उनके शरीर अचानक रुक जाते और एक पल में राख बन जाते। ये देखकर सभी दहशत में ठिठक गए। शिवम, रूपाली और नकुल भी स्तब्ध रह गए। अब उन्हें समझ आया कि केवल एंशंट रोड ही सुरक्षित है, बाकी पूरा पर्वत एक भयावह हत्याजाल था। कोशा सेक्ट मास्टर ने चिल्लाकर आदेश दिया कि एंशंट रोड से होकर उन पर हमला करो। अब कोशर सेक्ट के लोग एंशंट रोड से भागते हुए आए, जबकि तीनों शिमेन तक पहुंच चुके थे। जैसे ही वे शिमेन के नीचे खड़े हुए, तीनों के लाइफ सोलस्टोन फ्रैगमेंट्स उनके शरीर से बाहर निकलकर तेज प्रकाश की किरणों में बदल गए और दरवाजा पर जा गिरे। शिवम ने देखा कि रूपाली का टुकड़ा लगभग उसके बराबर आकार का था, जबकि नकुल का टुकड़ा दोनों से बड़ा था, मानो कई हिस्से एक साथ जुड़े हों। तीनों प्रकाश किरणें शिमेन पर पड़ी और शिमेन तेजी से कांपने लगा। फिर एक जोरदार क्लिक की आवाज आई और शिमेन दोनों ओर से खुलने लगा। स्टोन डॉ खुलते ही भीतर से तेज ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही अजीब प्रकार की चीखें गूंजने लगी, जैसे अनगिनत निर्दोष आत्माएं रो रही हों। इस आवाज को सुनकर शिवम, रूपाली और नकुल के चेहरे तुरंत बदल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि दरवाजा के भीतर की गहराई से अनगिनत आकृतियां बाहर की ओर दौड़ रही थीं। ये आकृतियां पहले देखे गए प्रेतों जैसी थीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ठोस, ज्यादा शक्तिशाली और भयावह थीं, जो अजीब चीखें निकालते हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। सामने इतने खतरनाक जीव और पीछे कोशर सेक्ट के लोग, स्थिति बेहद मुश्किल थी।
तीनों समझ गए कि अब लड़ाई से बचना असंभव है, पर लड़ने की तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक एक विचित्र घटना घट गई। उनके लाइफ सोल युआन स्टोन के टुकड़े उनके सिरों के ऊपर तैरने लगे और हल्की रोशनी बिखेरकर तीनों को ढंक लिया। और फिर अद्भुत बात यह हुई कि वे सभी भयावह जीव तीनों को अनदेखा करते हुए सीधे कोशा सेक्ट के लोगों पर टूट पड़े। अगले ही क्षण भयावह गर्जनाओं के बीच कोशा सेक्ट के एक्सपर्ट्स चिथड़ों में बिखरने लगे। डिवाइन एम्परर स्तर के विशेषज्ञ रोकने की कोशिश करते, लेकिन उन स्ट्रेंज क्रीचर्स में भी डिवाइन एम्परर रेल्म की शक्तियां थीं। वे लगातार कत्ल करते हुए कोशा सेक्ट को घेरने लगे। दरवाजा के भीतर से ऐसे अनगिनत जीव निकलते जा रहे थे जैसे कोई अंत ही न हो। कोशा सेक्ट के सैनिक दहशत में चीखकर भागने लगे, पर वे जीव पीछा करते हुए उन्हें मार डालते। सिर्फ कोशा सेक्ट मास्टर पर हमला नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास भी लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट था जो सुरक्षा देता था। वह पूरी ताकत से हमला करता रहा, लेकिन इतनी अधिक संख्या में स्ट्रेंज क्रीचर्स को वह नष्ट नहीं कर पा रहा था। इसी अवसर का लाभ लेते हुए शिवम, रूपाली और नकुल तेजी से दरवाजा के भीतर घुस गए। लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट मानो उनका ताबीज बन गया था। भीतर पहुंचकर उन्होंने पाया कि यह एक विशाल भूमिगत कक्ष था जिसके चारों ओर कई मार्ग थे और हर मार्ग से स्ट्रेंज क्रीचर्स बाहर आ रहे थे। तभी कोशा सेक्ट मास्टर भी भीतर घुस गया। उसकी आंखों में क्रूरता और हत्या की आग थी। वह अब भी शक्तिशाली था। भले ही रूपाली के तीर ने उसे पहले गंभीर रूप से घायल किया था, पर डिवाइन एम्परर मध्य का अस्तित्व इतना आसान से खत्म नहीं होता। वह रूपाली को घूरकर बोला कि उस तीर की कीमत बहुत भारी रही होगी और दूसरा तीर वह बिल्कुल नहीं चला पाएगी। रूपाली की स्थिति वाकई कठिन थी। दूसरा तीर चलाना उसके लिए घोर आत्मघाती साबित होता। रूपाली ने कहा कि तीनों बिखरे नहीं, एक ही मार्ग में प्रवेश करें। तीनों एक गहरे मार्ग में भागते हुए बड़े और स्ट्रेंज क्रीचर्स उन्हें नहीं रोक रहे थे, पर पीछे सेक्ट मास्टर बड़ी गति से नजदीक आ रहा था और दूर से ही लगातार घातक हमले भेज रहा था ताकि उनकी शक्ति को परख सके। शिवम ने बॉल की चांदी की भाला लहराते हुए उन हमलों को रोका और तीनों और तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही देर में मार्ग समाप्त हुआ और वे एक विशाल गुप्त कक्ष में पहुंच गए। इस कक्ष में स्ट्रेंज क्रीचर्स नहीं थे। इसके बजाय चारों ओर अनगिनत दिव्य खजाने तैर रहे थे। तलवारें, भाले, दर्पण, कवच, हर एक से अद्भुत दिव्य शक्ति प्रस्फुटित हो रही थी। ये सब इंपीरियल डिवाइन सुप्रीम एस से भी ऊपर के खजाने थे। शिवम, रूपाली और नकुल की आंखें चमक उठीं, जबकि सेक्ट मास्टर की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसे लगा कि यह सब उसका है। उसने सोचा कि अगर अन्य मार्गों में भी खजाने हैं तो उसकी शक्ति अकल्पनीय हो जाएगी और भविष्य में डिवाइन एम्परर से ऊपर तक का मार्ग खुल सकता है। इसी पागलपन ने उसके अंदर की सारी सावधानियां खत्म कर दी और वह तीनों को मार डालने के इरादे से उन पर टूट पड़ा। कोशा सेक्ट मास्टर का हमला एक तूफान की तरह आया। शिवम ने अपनी चांदी की भाला घुमाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सेक्ट मास्टर की शक्ति अत्यंत भयावह थी। उसकी उंगली के हल्के स्पर्श मात्र से शिवम का भाला कांपने लगा और शिवम कई कदम पीछे फेंक दिया गया। उसके शरीर की हड्डियां तक चरमरा गईं। रूपाली और नकुल भी खून उगलते हुए पीछे जा गिरे। ये स्पष्ट था कि भले ही सेक्ट मास्टर घायल था, पर डिवाइन एम्परर मध्य की शक्ति के सामने वे तीनों टिक नहीं सकते थे। सेक्ट मास्टर ऑफ कोशा सेक्ट जब एक ही वार में शिवम, रूपाली और नकुल तीनों को घायल करने में सफल हुआ तो उसकी लड़ाई की इच्छा और भी प्रचंड हो गई। पूरा माहौल उसकी दहाड़ जैसी भयावह शक्ति से कांपने लगा। उसका बायां हाथ हथेली की तरह और दायां हाथ उंगली की तरह वार कर रहा था और वह एक अत्यंत भयानक रहस्यमयी कला का प्रयोग कर रहा था, जहां हथेली के प्रहार और उंगली की शक्ति बारी बारी से तीनों को कुचलने के लिए उतर रहे थे। इस बार उसने अपनी कुल शक्ति का 70% प्रयोग किया, क्योंकि वह अब भी रूपाली के पिछले तीर जैसे किसी घातक दांव से सावधान था, इसलिए पूरी ताकत नहीं झोंकी। पर 70% भी इतना भयानक था कि शिवम, रूपाली और नकुल उसके सामने टिक ही नहीं सकते थे। शिवम के पास बॉल की रक्षा थी, इसलिए वह भले मरे नहीं पर बुरी तरह घायल होता, जबकि रूपाली और नकुल निश्चित मृत्यु के कगार पर होते। इसी बीच रूपाली ने झुंझलाकर कहा कि वे दोनों अपनी अंतिम चाल का प्रयोग करें। नकुल की आंखों में अचानक तीव्र ज्वाला चमकी और उसके हाथ में एक टूटी हुई तलवार प्रकट हुई, जिसकी मूठ भी अधूरी थी और नोक भी गायब थी, परंतु उसका शरीर गहरे काले रंग का था और उसके भीतर से एक अत्यंत भयानक दैत्यिक शक्ति रिस रही थी, मानो उस तलवार के भीतर कोई प्रलयंकारी अस्तित्व बंद हो। नकुल ने पूरी शक्ति उस तलवार में उड़ेल दी और एक चीख के साथ तलवार चलाई। तलवार के भीतर से एक गगनभेदी गर्जना उठी। अचानक वह टूटी तलवार एक विशाल शूर किंग का रूप धारण कर बैठी, जिसके 99 सर और 999 भुजाएं थीं। किल की चीख के साथ उसने अपनी विशाल शूर स्वॉर्ड उठाई और सेक्ट मास्टर पर प्रहार कर दिया।
सेक्ट मास्टर की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे साफ महसूस हुआ कि यह वार उसे वास्तव में मार सकता है, और सबसे भयानक बात यह थी कि यह हत्या की प्रतीति उसे पूरी तरह लॉक कर चुकी थी। वह इस वार से बच ही नहीं सकता था, सिर्फ उसका सामना करना ही पड़ता। उसने मन ही मन गाली दी कि इन राक्षसों के पास अभी और भी कार्ड बचे थे। उसके पास अब बस एक ही विकल्प था, पूरी शक्ति से इसे रोकना। उसे विश्वास था कि नकुल यह वार सिर्फ एक बार कर सकता था, दूसरी बार नहीं, इसलिए यदि वह एक वार सह ले तो जीत उसकी होगी। चारों ओर से उसके कई मैजिक सुप्रीम एस प्रकट हुए और शूर किंग की तलवार की ओर दौड़ पड़े। साथ ही वह अपनी सबसे शक्तिशाली गुप्त कला का प्रयोग करते हुए एक विशाल धूसर उंगली जैसी शक्ति प्रकट कर आगे बढ़ा। लेकिन टक्कर के साथ ही शूर स्वॉर्ड ने उन सभी मैजिकल सुप्रीम एस को बीच से चीर दिया, फिर उसकी गुप्त तकनीक की उंगली भी चकनाचूर कर दी। सेक्ट मास्टर का चेहरा बदल गया। ये शूर स्वॉर्ड रूपाली के तीर से भी अधिक भयावह थी। वह पागलों की तरह चीखा, दिव्य शक्ति को उफान पर लाते हुए पूरी ताकत से बचाव करने लगा, पर जैसे ही शूरा तलवार उससे टकराई वह भीषण शक्ति से पीछे जाकर दीवार से टकराया। दीवार अत्यंत कठोर थी, इसलिए नहीं टूटी, लेकिन पूरी कक्ष जोर से हिल गया। सेक्ट मास्टर के मुंह से खून बह निकला, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शरीर पर एक भयानक तिरछा घाव था जो कंधे से कमर तक फैला था, मानो शूर किंग ने उसे आधा काट ही दिया हो। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग भीतर से नष्ट हो चुके थे और यहाँ तक कि उसकी आत्मा तक प्रभावित हो गई थी। उसके दांतें में जलने वाला सितारा भी फीका पड़ गया। यह वार रूपाली के तीर से भी अधिक घातक था। सेक्ट मास्टर ने पागलपन से चिल्लाकर तीनों को श्राप दिया कि वह उन्हें भयानक मौत देगा, पर तभी शिवम की शांत आवाज गूंजी, सच में मैंने तो अभी हमला किया ही नहीं। शिवम की हथेली में गोविंद बीड प्रकट हो चुकी थी। अगले ही क्षण उसने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक चलाई और गोविंद बीड के भीतर से प्रलयंकारी तूफान बाहर खींच लिया। गर्म तेज उग्र तूफान एक ड्रैगन की तरह दहाड़ते हुए सेक्ट मास्टर से टकराया। वह पहले ही नकुल के वार से गंभीर रूप से घायल था, इसलिए यह हमला बिल्कुल सही समय पर पड़ा और वह बच नहीं सका। तेज धारों वाली हवा ने उसकी देह को हजारों घावों में काट डाला। हर घाव पर प्रचंड तापमान भभक रहा था। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर आग और तूफान में जलने लगा। वह चीखता रहा, पर उसकी शक्ति उस प्रलयकारी हवा को रोक न सकी। ये हवा एक ऐसे अस्तित्व की शक्ति थी जो आकाशगंगा तक को नष्ट कर सकता था, इसलिए कोशस सेक्ट मास्टर का दिव्य बल पल भर में टूट गया और उसकी देह राख में बदलने लगी। कुछ ही सांसों में वह जलकर खत्म हो गया। उसका आत्मिक रूप बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर वह आत्मा भी पहले से कहीं अधिक कमजोर थी और हवा की धार से टुकड़ों में कटकर मिट गई। अपने अंतिम क्षण में भी वह चीखता रहा कि वह हारना नहीं चाहता, कि उसने करोड़ों वर्षों की योजना बनाई थी, यहाँ आकर लाइफ सोल स्टोन के धारक को मारकर सोल हेवन कोर्ट के खजाने पर कब्जा करना था। पर जिन्हें वह इंतजार कर रहा था वे उससे कहीं अधिक भयानक निकले और उसकी शक्ति उनके सामने महत्वहीन साबित हुई। अंततः वह हवा में विलीन हो गया। लेकिन उसका लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट नष्ट नहीं हुआ। गोविंद विंड जितना भी भयानक हो, वह लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिवम ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। नकुल ने भारी सांस ली, पीछे हटकर बैठ गया। उसका चेहरा पीला था और उसकी शक्ति बेहद कमजोर। उसने तुरंत अपनी टूटी तलवार समेटकर डिवाइन पिल लेकर पुनः शक्ति बहाल करना प्रारंभ किया। रूपाली भी लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट को देखते हुए चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ चमक कर बुझ गए, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। निगल जाओ मेरे लिए, उसे निगल जाओ। राकेश, जो शिवम के लाइफ सोल यूएन स्टोन फ्रैगमेंट का आत्मिक रूप था, उत्साह से चिल्लाया, लेकिन शिवम ने तुरंत जीवन आत्मा पत्थर को नहीं निगला, बल्कि पहले उसे ध्यान से देखा। कोशा सेक्ट मास्टर का लाइफ सोल स्टोन फ्रैगमेंट उससे बहुत छोटा था, लगभग वैसा ही जैसा निर्मल से मिलन से पहले उसका अपना टुकड़ा था, इसलिए ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही प्रतीत हुआ। विचार करते ही शिवम ने उस टुकड़े को उठा लिया और संग्रहित कर लिया। उसे रूपाली और नकुल से कोई भय नहीं था, क्योंकि अब उसके पास बॉल था और बॉल के साथ मिलकर उसकी युद्ध शक्ति दोनों से कहीं अधिक थी। निश्चित ही रूपाली और नकुल के पास भी भयानक ट्रम्प कार्ड्स थे, लेकिन शिवम के पास भी गोविंद बीड और सबसे ऊपर तांबे का प्राचीन कॉफिन जैसा छुपा दांव था। पत्थर का टुकड़ा रखने के बाद तीनों की निगाहें कमरे में उड़ते दिव्य हथियारों पर टिक गई। हर एक की आंखों में चमक आ गई। तीनों एक साथ कूद पड़े और हथियारों की ओर बढ़े। शिवम ने सबसे पहले एक भाला चुना, क्योंकि भले ही वो कस बॉडी बन चुका था और कोई भी हथियार प्रयोग कर सकता था, लेकिन उसे भाले से विशेष लगाव था। उसने एक अग्निलाल भाला पकड़ा, पर वह भाला मानो जीवित सांप की तरह उसके हाथ से फिसलकर उड़ने लगा। शिवम ने तुरंत शक्ति चलाई और ट्रैप जैसी गुप्त तकनीक से उस भाले को बांध लिया। उसके इंस्क्रिप्शन फोर्स ने भाले पर फैली प्रकाश परत को मिटा दिया, जिसके बाद भाला शांत हुआ और शिवम ने उसे संग्रह में रख लिया। इसके बाद वह अगले हथियार पर टूट पड़ा।
कमरे में दर्जन भर हथियार थे और तीनों ने मिलकर जल्द ही सब एकत्र कर लिए। शिवम को 5 उच्च स्तरीय डिवाइन वेपन्स मिले जो ग्रेविटी बीट जैसी तो नहीं थे लेकिन बहुत मूल्यवान थे। रूपाली और नकुल को भी अच्छा लाभ मिला, तीनों के चेहरे प्रसन्न थे। भले ही रास्ते में सेक्ट मास्टर कोशर की दुर्घटना हुई लेकिन ये यात्रा अत्यंत लाभकारी साबित हुई। कमरे में और कोई मार्ग नहीं था, इसलिए वे तीनों लौटकर मुख्य चेंबर पहुंचे जहां अब कोई स्ट्रेंज क्रिएचर नहीं था। सब प्राणी बाहर लड़ रहे थे और यहां प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। अब नकुल ने कहा कि सब अलग अलग होकर अवसर तलाशें। शिवम और रूपाली ने सिर हिलाया क्योंकि अब सेक्ट मास्टर मर चुका था और यहाँ कोई और प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए अकेले अकेले खोज करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। तीनों अलग अलग मार्गों में कूद पड़े। शिवम जिस पैसेज में गया उसके अंत में एक छोटा कमरा था जिसमें कोई खजाना नहीं था, सिर्फ कुछ लकड़ी के बक्से थे। पहला बक्सा खोलने पर उसे जेड टैलिस्मन्स मिले जिनमें सामान्य पिल रिफाइनिंग तकनीकें लिखी थीं, कुछ भी विशेष नहीं। शिवम का अब ध्यान कल्टिवेशन पर था, पिल्डेओ सीखने का समय नहीं था और सरिता वर्ल्ड की एल्केमी तकनीक इस यूनिवर्स की तुलना में बहुत ही साधारण थी, इसलिए उसे कोई रुचि नहीं हुई। उसने बाकी तिलिस्म भी जांच लिए, वे सभी एल्केमी या डिवाइन पिल रिफाइनिंग के थे, बेकार, पर उसने सोचा कि परिवार या मित्रों को दे देगा। अगले कुछ बक्सों में डिवाइन वेपन फॉर्जिंग टैलिस्मन्स थे जो उसके लिए बेकार थे, पर उसने सभी संग्रह कर लिए। लेकिन 7वें बक्से में उसकी आंखें चमक उठीं। असंख्य गुप्त तकनीकों वाले जेड टैलिस्मन्स थे, हर तिलिस्म में एक अनोखी सीक्रेट टेक्निक दर्ज थी। यह उसके लिए अपार संपत्ति थी। उसने सब उठा लिए और आगे बढ़ गया। अगले कमरे में उसे 6 और डिवाइन सोल्जर्स मिले। पहले 5 के साथ अब कुल 11 उच्च स्तरीय डिवाइन वेपन्स उसके हाथ लग चुके थे। ये ट्रेजर लैंड सच में अपने नाम के अनुरूप थी, और यदि यह एक छोटे खजाने की स्थिति है तो 9 सोल पैलेसेस और लाइफ सोल हेवन कोर्ट में कितने खजाने होंगे, ये सोचकर ही उसके दिल में तूफान उठ गया। लेकिन कुछ पैसेजेस खाली निकले, संभवतः रूपाली या नकुल पहले ही उन्हें साफ कर चुके थे। तभी मध्य पैसेज से एक दूरस्थ रोर सुनाई दिया जो शिवम ने तुरंत पहचान लिया। उसने सोचा कि वहां कोई अवश्य है। तभी दूसरे पैसेज से रूपाली की आकृति उभरी। दूसरे पैसेज से जैसे ही रूपाली बाहर आई उसने भी तुरंत महसूस कर लिया कि मध्य वाले पैसेज की गहराई में किसी तीव्र युद्ध की आवाज गूंज रही है। शिवम और रूपाली ने एक दूसरे को देखा बिना कुछ कहे सिर हिलाया और दोनों एक साथ मध्य पैसेज की ओर तेजी से दौड़ पड़े। अंत में पहुंचकर उन्होंने एक और विशाल सीक्रेट रूम देखा जो लगभग बाहरी मुख्य चेंबर जितना बड़ा था। इस चेंबर में 9 सीढ़ियां बनी थीं और हर सीढ़ी पर एक एक प्लेटफॉर्म था तथा हर प्लेटफॉर्म पर एक भारी भरकम सील हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। हर सील का रंग अलग था, किसी का लाल, किसी का नीला, किसी का सफेद, और हर एक को एक चमकदार प्रकाश कवच ने ढक रखा था। नकुल इनमें से एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर लगातार उस सील को ढकने वाले प्रकाश कवच पर हमला कर रहा था और तेज गर्जनाएं वही थीं जो उन्होंने पैसेज में सुनी थीं। शिवम और रूपाली के आते ही नकुल ने तुरंत उन्हें महसूस कर लिया और कहा कि ये बड़े सील्स निश्चित रूप से 9 महान सोल हॉल्स तक पहुंचाने वाले सुराग हैं, पर हर सील पर प्रतिबंध लगा हुआ है जिसे अकेले तोड़ना बेहद कठिन है, इसलिए तीनों को मिलकर काम करना होगा। शिवम और रूपाली उसके स्वर में छिपी मंशा को समझ गए और ठंडी मुस्कान दबा गए। स्पष्ट था कि नकुल पहले इन्हें अकेले ही हड़पना चाहता था और सिर्फ असफल होने पर ही उसने उन्हें पुकारा। रूपाली ने तुरंत दूसरे सील पर हमला करना शुरू किया। उसके तीरों ने मस्क को हिलाया पर तोड़ा नहीं। सबसे शक्तिशाली तीर चलाने पर भी वह बैरियर नहीं टूटा और स्पष्ट था कि अकेले किसी के लिए इसे तोड़ना कठिन है जब तक कि कोई अत्यंत घातक ट्रम्प कार्ड न इस्तेमाल करे जो अभी उपयोग करना उचित नहीं था। नकुल ने कहा कि सब मिलकर करेंगे और जो भी सुराग मिलेंगे तीनों साझा करेंगे और 9 ग्रेट सोल पैलेसेस की खोज में आगे भी साथ काम करना होगा। रूपाली ने गंभीरता से सिर हिलाया और नकुल के प्लेटफॉर्म पर पहुंची। शिवम भी आ गया और तीनों ने मिलकर नीले सील को घेर लिया। वह सील बेहद सुंदर था, मानो नीला क्रिस्टल हो, और उसके नीचे घने रहस्यमयी पैटर्न्स खुदे हुए थे जो किसी नक्शे जैसे दिखते थे। शिवम और रूपाली की आंखों में चमक आ गई। पुष्टि हो गई कि इन सील्स में वास्तव में सोल पैलेसेस तक पहुंचाने वाले क्लूज मौजूद हैं। रूपाली के आदेश पर तीनों ने एक साथ हमला करना शुरू किया। घोर दिव्य शक्ति का विस्फोट मस्क से टकराया और मस्क लगातार कमजोर पड़ता गया। आधे घंटे की लगातार मार के बाद मास्क मध्यम होकर अंततः टूट गया। तीनों ने तुरंत सील को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके हाथ खाली हवा में जा लगे। सील असली नहीं बल्कि एक प्रोजेक्शन था। तीनों के चेहरे उतर गए। रूपाली ने कहा कि यह नकली है। शिवम ने पुष्टि की कि यह प्रोजेक्शन है, एंटिटी नहीं। नकुल ने सुझाव दिया कि बाकी सील्स आजमाएं, सभी नकली हों ये जरूरी नहीं।
रूपाली ने चेतावनी दी कि आगे किसी ने भी लालच दिखाकर सील को अकेले हड़पने की कोशिश की तो वह बख्शेगी नहीं। शिवम और नकुल ने सहमति जताई और तीनों अगले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। दूसरा सील आग की तरह लाल था। फिर आधे घंटे तक तीनों ने उसे तोड़ा पर वह भी प्रोजेक्शन निकला। अब तीनों के चेहरे कठिन हो गए। क्या 9 के 9 सील प्रोजेक्शंस ही हैं? लेकिन हार न मानकर तीनों ने थोड़ी विश्राम के बाद तीसरे सील पर हमला किया। वह भी प्रोजेक्शन निकला। चौथा भी नकली निकला। लेकिन 5वें सील पर पहुंचकर अंततः उनकी किस्मत खुली। वह स्नो वाइट सील असली था। तीनों उत्साह से भर उठे। नकुल ने सबसे पहले उसे पकड़ा और जांचने लगा। सफेद सील पर आइस जैसे सफेद पैटर्न्स और नीचे इंट्रिकेट लाइंस थे जो मानो किसी मैप की तरह इंटरट्वाइंड थे। रूपाली ने कहा कि डिवाइन पावर इसमें प्रवाहित करो। नकुल ने शक्ति प्रवाहित की तो सील की जड़ पर मौजूद पैटर्न्स जीवित होकर बाहर निकले और हवा में एक नक्शे का रूप लेने लगे। तीनों की आंखें चमक उठीं। वह सचमुच एक मैप था। नकुल ने उत्साहित होकर कहा कि यदि वह गलत नहीं तो ये जेड मिंग सोल पैलेस का मैप होना चाहिए। उसने कहा कि यह सील फिलहाल उसकी अभिरक्षा में रहे, लेकिन वह लाइफ सोर्स की कसम खाकर कहता है कि अकेले इसे नहीं हड़पेगा। रूपाली और शिवम ने कुछ सोचकर सहमति दे दी क्योंकि वे नक्शा याद कर चुके थे। उसके बाद तीनों ने शेष सील्स तोड़ना जारी रखा पर बाकी 4 सील्स भी प्रोजेक्शंस ही निकले। अंततः 9 में से केवल एक ही असली था और वही उनका सबसे बड़ा लाभ था। आखिर में 9 में से केवल एक ही सील वास्तविक निकला और बाकी 8 सब केवल भूतिया प्रोजेक्शंस थे। शिवम ने गहरी सांस लेकर कहा कि ऐसा लगता है कि लाइफ सोल हॉल का बस एक ही सुराग यहाँ मौजूद है और बाकी 8 सोल हॉल्स के लिए सुराग किसी और तरह से प्राप्त करने होंगे। नकुल की आंखों में आग जैसी चमक थी और उसने कहा कि भले ही एक ही सुराग मिला हो लेकिन वह भी पर्याप्त है, क्योंकि यदि जडीमिंग सोल पैलेस में सचमुच खजाने मौजूद हैं तो वे यहाँ से कहीं अधिक अद्भुत होंगे। रूपाली ने कहा कि अब बाकी चैनल्स को भी देख लेते हैं, यदि कहीं और कोई खजाना हो तो अच्छा है, नहीं तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर सीधे आइस सुप्रीम सोल पैलेस की ओर चलना चाहिए। इसके बाद तीनों ने अन्य पैसेजेस की जांच की पर वे लगभग पहले ही खोजे जा चुके थे और कोई खास लाभ नहीं मिला, इसलिए वे वहां से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे मुख्य द्वार से बाहर आए, बाहर का दृश्य देखकर उनके कदम ठहर गए। हर तरफ ब्लैकबेरी के महारथियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं और जीवित बहुत कम लोग बचे थे। ज्यादातर बचे हुए लोग बाकी अजीब जीवों से लड़ते हुए दूर किसी ओर भाग चुके थे। जमीन पर असंख्य स्टोरेज रिंग्स गिरे पड़े थे जिन्हें तीनों ने स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ा और तुरंत इकट्ठा कर लिया, फिर तेज गति से बाहर की ओर उड़ने लगे। कुछ ही दूरी तय की होगी कि अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और उन्होंने देखा कि एक मध्य आयु का योद्धा अजीब जीवों के एक समूह द्वारा बीच से फाड़ दिया गया। वे विचित्र जीव तीनों को देखते हुए भी मानो उन्हें देख नहीं पा रहे थे और उनके बगल से गुजरते हुए आगे निकल गए। तीनों को तुरंत समझ आया कि यह लाइफ सोल युआन स्टोन के टुकड़ों की वजह से हो रहा है, इसलिए वे और तेज उड़ने लगे। रास्ते भर जगह जगह वे अजीब जीवों द्वारा मनुष्यों पर हमले होते देखते गए। पूरा संसार नरक जैसा बन चुका था। उसी समय कुछ दूरी पर एक घायल और अस्तव्यस्त समूह दिखाई दिया जो कुल 15 लोग थे। वे भी सोल बीस्ट का शिकार करने अंदर आए थे, पर अजीब जीवों के हमले ने उनकी टुकड़ी को बर्बाद कर दिया था। पहले वे 20 थे, अब 15 बचे थे। उड़ते समय उन्होंने देखा कि शिवम और उसके साथी बिना किसी हमले के आगे बढ़ रहे हैं, तो तुरंत अनुमान लगा लिया कि उनके पास कोई ऐसा खजाना अवश्य है जो इन जीवों को दूर रखता है। निकास बहुत पास था, लेकिन उनके पास उस तक पहुंचने की क्षमता नहीं थी। इसलिए लालच और हत्या की इच्छा एक साथ जागी और वे तीनों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। रूपाली ने भौहें चढ़ाकर पूछा कि उनका मतलब क्या है। लाल त्वचा वाले एक आदमी ने जोर से कहा कि उनके पास जरूर कोई खजाना है जो इन जीवों को रोकता है, इसलिए वे सब कुछ सौंप दें। नकुल ने ठंडी आवाज में कहा कि हाँ, हमारे पास खजाना है, लेकिन वह तुम्हें नहीं मिलेगा। रास्ते से हट जाओ वरना तुम सब यहीं खत्म हो जाओगे। शूरा जाति के स्वभाव के अनुसार उसके भीतर हत्या का उबाल था। लाल चमड़ी वाले उस योद्धा ने हंसकर कहा कि एक साधारण क्वाजी एम्परर इतनी बड़ी बातें कर रहा है, अब वह देखता है कि कैसे वे उसे छोड़कर जाते हैं। और उसने खूनलाल बैटल एक्स से नकुल पर वार किया, पर उसका एक्स आधा भी नहीं गिरा था कि वहीं रुक गया, क्योंकि नकुल के हाथ से निकली काली रोशनी बिजली की तरह उससे पहले ही उसके माथे में घुस चुकी थी। लाल चमड़ी वाला आदमी अविश्वास में आंखें फाड़े गिर पड़ा। बाकी 14 लोग डर से जड़ हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक क्वाजी एम्परर इतनी आसानी से एक डिवाइन एम्परर को मार सकता है। फिर सब चिल्लाए और एक साथ हमला कर दिया। उनमें एक द्वितीय स्तर का डिवाइन एम्परर भी था। शिवम की आंखें ठंडी हो गईं और गेंद उसके हाथ में बदलकर एक चांदी की भाला बन गई।
उसके भाले की स्वीपिंग स्ट्राइक ने सभी हमलों को चकनाचूर कर दिया और पल भर में उसने उस द्वितीय स्तर के डिवाइन एम्परर के सिर के आर पार भाला मार दिया। रूपाली और नकुल भी सक्रिय हो गए और बाकी लोग पत्तों की तरह कटते चले गए। कुछ ही पल में लगभग सभी मारे जा चुके थे। बचे हुए कुछ लोग डर के मारे भागने लगे, पर नकुल ने कहा कि अब भागने से क्या होगा, और उसकी भौहों के बीच खुली शूरा की आंख से निकली रोशनी ने सभी भागने वालों को राख में बदल दिया। इसके बाद तीनों बिना कुछ कहे एग्जिट की ओर उड़ते रहे और थोड़ी देर में एग्जिट तक पहुंच गए। बाहर की दुनिया में अफरातफरी फैली थी, कई लोग डर से चीखते हुए बाहर भाग रहे थे। शिवम तीनों भीड़ में मिलकर बाहर निकल गए। कोशा सेक्ट के लोग बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन पूरा संप्रदाय अव्यवस्था में था और किसी ने भी शिवम और उसके साथियों पर ध्यान नहीं दिया। वे आसानी से कोशा जोन के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गए और एक दूरस्थ ग्रह पर उतरकर बड़ी मुहर वाले नक्शे का अध्ययन शुरू किया। तारांकशे अत्यंत जटिल होते हैं और अक्सर उन्हें दूसरे तारांकशों से मिलाकर ही सटीक स्थान निकाला जा सकता है। काफी देर तुलना करने के बाद उन्होंने अंततः लक्ष्य निर्धारित कर लिया। रूपाली ने भौहें कसकर कहा कि यह स्थान डेविल स्टार रेल्म में है। शिवम ने पूछा कि यह कहाँ है। रूपाली ने बताया कि डेविल स्टार रेल्म एक अत्यंत विशेष, अराजक और खतरनाक तारामंडल है जो डेमन रेस के करीब पड़ता है। वहाँ छोटे बड़े असंख्य गुट डाकू समूह और इंटरस्टेलर पायरेट दल रहते हैं जो निरंतर लड़ते झगड़ते रहते हैं। शिवम ने पूछा कि डेमन रेस इतने बड़े अराजक क्षेत्र को अनदेखा क्यों करता है। रूपाली ने कहा कि कहा जाता है कि डेमन रेस जानबूझकर इसे नज़रअंदाज करता है क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके युवा प्रतिभाशाली योद्धा इसी काले तारामंडल में घातक अनुभव और कठोर परीक्षा से गुजरें। इस प्रकार डेविल स्टार रेल्म डेमन रेस के जीनियस के लिए एक भयावह ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह उपयोग होता है, ठीक वैसे ही जैसे शूर रेस भी निर्दयता और खून खराबे से अपनी शक्ति बढ़ाती है। रूपाली ने संक्षेप में कहा कि अब चलना चाहिए। स्थान निश्चित हो चुका था और तीनों ने देर न करते हुए डेविलिश स्टारफील्ड की ओर प्रस्थान कर दिया। यह क्षेत्र यहाँ से बहुत दूर था और भले ही मार्ग में वर्महोल्स मौजूद थे, फिर भी यात्रा में कई महीने लग गए। महीनों बाद वे अंततः डेविल स्टार रेल्म में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे इस क्षेत्र में कुछ दूरी अंदर पहुंचे, सामने ही भीषण युद्ध की गर्जना सुनाई देने लगी। तारों के बीच दो समूह भयंकर रूप से लड़ रहे थे और समय समय पर किसी का सिर उड़ जाता था। इनमें मानव जाति सहित कई अन्य जातियां थीं और सभी की एक समान विशेषता थी कि वे दैवीय या दुष्ट ऊर्जा से भरे हुए थे तथा उनके शरीर से भयंकर जादुई शक्ति फूट रही थी। उनमें कई गॉड रेल्म के महारथी भी थे। शिवम और उसके साथियों ने विचलन से बचते हुए दूर से ही मार्ग बदल लिया, क्योंकि डेविल स्टार जोन में अशांति और युद्ध लगातार रहते हैं और कई बार बिना किसी कारण भी लड़ाई छिड़ जाती है। नक्शे के अनुसार जेड मिंग सोल पैलेस का प्रवेश बिंदु डेविल स्टार फील्ड के केंद्र के निकट था और वहां पहुंचने के लिए तीनों को आधे से अधिक तारामंडल पार करना था। तीनों अत्यंत सतर्क और निम्न प्रोफाइल तरीके से दूरदराज मार्गों से चलते रहे ताकि अनावश्यक सेक्ट रश न हो, और कुछ दिनों बाद वे अपने गंतव्य के निकट पहुंच गए। लक्ष्य का नाम आइस मैजिक स्टार था, एक जीवित ग्रह, परंतु जब वे उसके पास पहुंचे तो स्तब्ध रह गए क्योंकि ग्रह के बाहर भीषण युद्ध चल रहा था। आइस मैजिक स्टार पर तेज चमक का आवरण फैला हुआ था जो उसके चारों ओर सक्रिय एक विशाल रक्षात्मक फॉर्मेशन का संकेत था। ग्रह के चारों ओर असंख्य शक्तिशाली योद्धा तैर रहे थे जो स्पष्ट रूप से विभिन्न गुटों में बटे थे और मिलकर आइस मैजिक स्टार पर हमला कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में शक्तियों का एक साथ हमला तीनों को असहज कर गया। तीनों अविश्वसनीय नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। ये संयोग कैसे हो सकता है कि वे यहाँ पहुँचते ही इतने बड़े पैमाने पर आइस मैजिक स्टार पर हमला होता हुआ मिल गया। अंदर से आइस डेमन सेक्ट के लोग चिल्ला रहे थे कि उनके पास जेड मिंग सोल हॉल का कोई प्रवेश द्वार नहीं है और वे कुछ नहीं जानते, जबकि बाहर से अज्ञात शक्तियां कह रही थी कि खोज कर ही देखते हैं। भीतर से विरोध आया कि खोज के नाम पर उनका आइस डेमन सेक्ट मिट्टी में मिल जाएगा। बाहर के शक्तिशाली लोग हंसे और बोले कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है और यदि वे सहयोग नहीं करेंगे तो आइस डेमन सेक्ट को नष्ट कर दिया जाएगा। शिवम, रूपाली और नकुल ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह खबर सबको कैसे पता चली। जेड मिंग सोल पैलेस के बारे में जानकारी केवल उन्हीं तीनों के पास थी। इसका मतलब साफ था कि किसी ने ये सूचना लीक की है। रूपाली की नज़र ठंडी हो गई और उसने संदेह की दृष्टि से नकुल और शिवम को देखा। नकुल ने शांत स्वर में पूछा कि क्या वे उस पर शक कर रही है और कहा कि उसके पास कोई कारण नहीं है खबर लीक करने का। रूपाली ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि कौन जाने उसके मन में क्या है, वो उसे पहले से ही संदिग्ध मानती थी। शिवम की आंखें भी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगीं।
स्पष्ट था कि तीनों एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे थे। रूपाली को विश्वास था कि शिवम ने ये खबर नहीं फैलाई, लेकिन शिवम मानता था कि रूपाली भी इसे फैला सकती थी। असल में तीनों में से कोई भी इसका स्रोत हो सकता था, लेकिन उद्देश्य क्या था? इतनी भीड़ को इसकी जानकारी मिलने से केवल मुश्किलें बढ़ती, लाभ नहीं मिलता। शिवम ये सब सोचकर उलझन में था, क्योंकि उसे तो पता था कि उसने लीक नहीं किया। तभी बाहर से कोई गर्जना करता हुआ बोला कि आइस डेमन सेक्ट ने चेतावनी के बाद भी रास्ता नहीं दिया, अतः अब इसे नष्ट किया जाएगा और फिर जेड मिंग सोल पैलेस का प्रवेश ढूंढा जाएगा। बाहर का समूह एकमत होकर चिल्लाया कि सब मिलकर हमला करें। अगले ही क्षण भयंकर शक्तियां आसमान में उठी और असंख्य हमले आइस मैजिक स्टार की ओर दागे गए। उनमें से आधे गॉड एम्परर रेल्म के योद्धाओं के हमले थे। भीतर से आइस डेमन सेक्ट ने चिल्लाकर पूरे ग्रहव्यापी फॉर्मेशन को पूर्ण शक्ति से सक्रिय किया और उज्ज्वल प्रकाश की ढाल फैल गई, परंतु बाहरी हमलों के प्रचंड प्रहार से वह ढाल भनभनाती हुई टूटने लगी और फिर पूरी तरह टूटकर बिखर गई। हजारों आइस डेमन सेक्ट के योद्धाओं के शरीर पल भर में फट गए और वे धूल में बदल गए। बचे हुए लोग पीछे हटने लगे, लेकिन बाहर वालों ने हंसकर कहा कि पहले तो जाने का मौका दिया था, अब कहां जाओगे, अब सभी को मरना होगा। इसके बाद बाहरी शक्तियां लगातार आक्रमण करती रहीं, जिससे पूरा आइस मैजिक स्टार घायल और नष्ट होने लगा। घरों की जगह राख, पर्वतों की जगह धुआं और जीवितों की जगह मृतकों का ढेर बन गया। पूर्ण विनाश का दृश्य ऐसा था मानो ग्रह को जलाकर राख कर दिया गया हो। कुछ देर बाद जब लगभग सब कुछ नष्ट हो चुका था, बाहरी सेनाएं ग्रह में घुसने लगीं ताकि जेड मिंग सोल पैलेस के प्रवेश को खोज सकें। अचानक फैली इस खबर ने पूरे डेविल स्टार रेल्म को हिला दिया था। तमाम बड़े और छोटे कबीले, संप्रदाय, डाकू समूह और शक्तिशाली योद्धा सब आइस मैजिक स्टार की ओर दौड़ पड़े थे। आखिर यह 9 महान लाइफ सोल पैलेसेस में से एक का प्रवेश द्वार था। लाइफ सोल हेवन कॉर्ट स्वयं हेवनली पैलेस का प्रतिद्वंद्वी था और उसके अधीन छोड़ी गई 9 सोल पैलेसेस में कितना अद्भुत खजाना होगा, इसकी कल्पना मात्र से ही योद्धाओं की आत्मा कांप उठती थी। आइस मैजिक स्टार अब पूरी तरह रक्त और अग्नि के नरक में बदल चुका था। डेविल स्टार रेल्म की कम से कम दर्जनों शक्तिशाली और दुष्ट ताकतें आइस डेमन स्टार पर धावा बोल रही थीं और जेड मिंग सोल पैलेस के प्रवेश द्वार की खोज के नाम पर वे वास्तव में लूटपाट और जलारे फूंकने में लगी थीं। आइस डेमन सेक्ट के बचे हुए लोग या तो भागने की कोशिश में मारे गए या पकड़कर मार दिए गए और एक शक्तिशाली संप्रदाय पल भर में समाप्त हो गया। डेविल स्टार रेल्म की यही प्रकृति है, जहां संप्रदायों का नष्ट होना और नई शक्तियों का जन्म होना लगातार चलता रहता है। यहाँ तक कि आइस डेमन स्टार पर उतरी ये दुष्ट शक्तियां भी आपस में लड़ रही थीं। हर कोई प्रभुत्व जमाने और प्रवेश द्वार पाने के लिए खून बहा रहा था। पूरे आइस डेमन स्टार पर चीखें, युद्धघोष और मारो की दहाड़ें गूंज रही थीं। दिव्य और दानवी शक्तियों की टकराहट ने अंधेरी नक्षत्र रात को उजाले से भर दिया था। रूपाली ने चिंतित स्वर में पूछा कि अब क्या करना चाहिए। शिवम ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा कि वे बस प्रतीक्षा कर सकते हैं और अवसर मिलते ही कार्रवाई करेंगे। डेविल स्टार रेल्म की इतनी सारी शक्तियां यहाँ इकट्ठा थीं कि सीधे टकराना आत्महत्या के बराबर था। कई महान योद्धा भी इतने भयावह सेक्ट रश को झेल नहीं पाए और जल्दबाजी में ग्रह से भागने लगे। अब केवल एक रास्ता था, चुप रहकर मौका देखना। अचानक आइस डेमन स्टार के भीतर से एक भयावह गर्जना हुई और दहकती हुई मैग्मा की विशाल धाराएं आकाश में उठने लगीं। कोई शक्तिशाली योद्धा वहां इतनी भीषण शक्ति का प्रयोग कर रहा था कि आइस डेमन स्टार का एक हिस्सा फट गया और चट्टानें तथा लावा तारों में फैलने लगा। आइस डेमन सेक्ट ने पहले चाहे जितनी फॉर्मेशंस बनाई हों, वे इतने प्रचंड आक्रमणों को नहीं सह सकी और आइस डेमन स्टार धीरे धीरे टूटने लगा। ग्रह के अन्य क्षेत्रों में भी विस्फोट होने लगे और पूरा दृश्य विनाश की एक भयानक तस्वीर बना रहा था। कई शक्तियों के नेता गरजते हुए कह रहे थे कि यदि जेड मिंग सोल पैलेस का प्रवेश द्वार नहीं मिलता तो वे पूरे आइस डेमन स्टार को उड़ा देंगे और किंचित शक नहीं छोड़ेंगे कि प्रवेश द्वार ग्रह के कोर में भी छिपा हो तो भी मिल जाएगा। कई देव सम्राट स्तर के योद्धाओं ने मिलकर आइस डेमन स्टार पर अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। आइस डेमन स्टार एक साधारण जीवन ग्रह था। इतनी जबरदस्त शक्तियों के प्रहार से वो अधिक देर टिक नहीं सका और अंततः एक भयंकर विस्फोट के साथ पूरी तरह नष्ट हो गया। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड में कोई विशाल आतिशबाजी फूट गई हो। शक्तिशाली योद्धा तो तुरंत पीछे हट गए ताकि विस्फोट की लहरें उन्हें न छुएं, लेकिन ग्रह पर रहने वाले नाजुक जीव जंतु विस्फोट के क्षण में ही नष्ट हो गए। पल भर में दसियों अरब प्राणियों का अंत हो गया। शिवम मन में भारी पीड़ा महसूस कर रहा था कि ऐसे युद्ध कितने भयानक होते हैं। सामान्यतः विशाल ब्रह्मांड में युद्ध जीवन ग्रहों को नहीं छूते, क्योंकि जीवन ग्रहों पर असीमित जीव होते हैं और उनका विनाश बहुत बड़ा पाप माना जाता है।
परंतु डेविल स्टार रेल्म में ऐसी मर्यादाएं कम ही रहती हैं। कुछ उच्च जीवन ग्रहों और माता ग्रहों को छोड़कर साधारण जीवन ग्रहों का नष्ट होना यहाँ कोई अनहोनी नहीं है। धीरे धीरे आइस डेमन स्टार का पूरा शरीर चूर्ण होकर अंतरिक्ष में बिखर गया, लेकिन उसी स्थान पर जहाँ पहले आइस डेमन स्टार था, अब एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। वह पत्थर द्वार अत्यंत ऊंचा था और तारों के बीच तैर रहा था। ये देखकर सभी लोग पहले तो स्तब्ध रह गए और फिर आनंद से चिल्ला उठे। जेड मिंग सोल पैलेस का प्रवेश यही वह द्वार था जो आइस डेमन स्टार के कोर में छिपा हुआ था और ग्रह के विस्फोट होने पर सामने आया। शिवम, रूपाली और नकुल भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। यदि वे अकेले यहाँ पहुँचते तो शायद इसे ढूंढना अत्यंत कठिन होता। पहले तो आइस डेमन सेक्ट से छिपकर खोज करनी पड़ती और फिर ग्रह की सतह से कोर तक पहुँचना लगभग असंभव था। लेकिन अब चाहे किसने भी खबर फैलाई हो, उनका बहुत समय बच गया था। तुरंत ही सैकड़ों योद्धा उस पत्थर द्वार की ओर बिजली की तरह बढ़े। उन्होंने उस पर जोर जोर से प्रहार किए, लेकिन पत्थर द्वार हिला तो सही पर खुला नहीं। किसी ने पीछे से प्रहार करने का आदेश दिया, परंतु द्वार दोनों ओर से समान था और पीछे से भी कुछ नहीं हुआ। तभी भीड़ में से कोई गरजता हुआ आगे आया। डेविल स्टार रेल्म का प्रसिद्ध डेमन क्रोकोडाइल पेट्रियार्क, वह डिवाइन एम्परर 7th लेयर का महान अस्तित्व था। उसके तुरंत बाद एक और शीर्ष योद्धा प्रकट हुआ जिसके शरीर से दानवी धुंध निकल रही थी। फिर 7-8 और महान अस्तित्व उभरे, सभी डिवाइन एम्परर 6th लेयर से ऊपर। अब तक डेविल स्टार रेल्म के सबसे भयंकर और शक्तिशाली लोग यहाँ आ पहुंचे थे। तभी अंतरिक्ष में शोर उठा कि ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप भी आ गया है और उनका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ति किसी दानवकुल के महान पितामह से कम नहीं थी, डिवाइन एम्परर 7th लेयर का राक्षसी अस्तित्व। डेविल स्टार रेल्म में हलचल मच गई क्योंकि ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप की प्रतिष्ठा अत्यंत भयानक है। उनकी शाखाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हैं और हर जगह उनका आतंक है। दूरी पर खड़े शिवम ने ये दृश्य देखकर निराशा से सिर पकड़ लिया। लगता था कि उनके जो भी प्रयास है, किस्मत उन्हें बार बार ब्लड स्कल पायरेट्स के बीच ले आती है। जिस दिन से शिवम ने ब्लड स्केलेटन पायरेट्स के युवा सरगना को मार डाला, वह जहां भी जाता है किसी न किसी रूप में ब्लड स्केलेटन पायरेट्स से टकरा जाता है। उसके शरीर पर एक रहस्यमयी शाप शक्ति है जो अदृश्य है, लेकिन ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप के लोग जैसे ही उसके आसपास आते हैं, ये शक्ति उन्हें उसकी उपस्थिति का एहसास करा देती है। पहले भी उसने अपने शरीर की पूरी तरह जांच की थी, लेकिन ये शाप शक्ति उसे कहीं दिखाई नहीं दी, न ही वह समझ पाया कि यह कहाँ छिपी है। उसे बस इतना महसूस होता रहा कि कहीं कहीं कोई अवसर है, कोई गुप्त शक्ति उसके ऊपर नजर रख रही है और वह चाहे जितना खोज ले, शुरुआती स्तर पर इसका पता लगाना असंभव है। ब्लड स्केलेटन पायरेट्स के अग्रणी व्यक्ति भी डिवाइन एम्परर 7th लेयर का भयावह अस्तित्व था। वह आगे बढ़कर पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचा। डेविल क्रोकोडाइल क्लैन चीफ ने प्रस्ताव रखा कि सभी लोग मिलकर यह पत्थर द्वार खोलें और जेड मिंग सोल पैलेस में पहुंचने के बाद जो मौका जिसके हाथ लगे वो उसी का हो। लेकिन ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप के 7वें सम्राट जैसे अस्तित्व ने उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा कि यह पैलेस केवल और केवल ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप का होगा और दूसरों को तुरंत यहां से हट जाना चाहिए। उसके इस दंभ ने आसपास मौजूद शक्तिशाली लोगों में हलचल मचा दी। कई लोग क्रोधित हो उठे कि क्या ब्लड स्केलेटन पायरेट्स अकेले सब कुछ निगलना चाहते हैं। डेविल क्रोकोडाइल चीफ ने ताना मारते हुए कहा कि ब्लड स्केलेटन पायरेट्स मात्र एक शाखा भर हैं और डेविल स्टार रेल्म के प्रमुख शासकों को धमकाना मूर्खता है। किसी दूसरे महान योद्धा ने भी व्यंग्य से कहा कि यदि ब्लड स्केलेटन पायरेट्स अपने मुख्यालय से किसी को यहां भेजने की हिम्मत करें तो वह समाचार पूरी ब्रह्मांड में फैल जाएगा और अनगिनत शक्तियां उन्हें नष्ट करने के लिए टूट पड़ेंगी। ब्लड स्केलेटन पायरेट्स का कुख्यात इतिहास ऐसा रहा है कि उन्होंने न जाने कितने संप्रदायों और नस्लों को दुश्मन बनाया हुआ है, इसलिए वे दिखावे में भले ही प्रबल हों, लेकिन उनके मुख्यालय के लोग डेविल स्टार रेल्म में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकते। ब्लड स्केलेटन पायरेट्स के 7वें सम्राट ने क्रोध से भरकर भी अंततः चुप रहना ही बेहतर समझा, ये जानते हुए कि यहाँ डेमन क्लैन का प्रभाव क्षेत्र बहुत निकट है और यदि डेमन क्लैन ने कुछ शीर्ष योद्धाओं को भेज दिया तो उनका पूरा दल समाप्त हो सकता है। डेविल क्रोकोडाइल चीफ ने गरजते हुए कहा कि अगर ब्लड स्केलेटन पायरेट्स साथ नहीं देते तो बाकी सभी मिलकर द्वार पर प्रहार करेंगे। वो तुरंत ही लाखों मीटर लंबी डेविल क्रोकोडाइल की अपनी वास्तविक रूप में बदल गया। उसकी काली स्केल वाली विशाल देह से दानवी शक्ति की लहरें उठी और उसने अपनी भारी पूंछ को बिजली की तरह पत्थर के दरवाजे पर दे मारा। इस वार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरा ताराकाश कांप उठा। डिवाइन एम्परर 6th और 7th लेयर के कई अन्य शक्तिशाली योद्धाओं ने भी एक साथ प्रहार किया।
उनकी संयुक्त शक्ति इतनी भयानक थी कि नक्षत्रकाश फट सकता था, अनगिनत ग्रह नष्ट हो सकते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी पत्थर दरवाजा केवल कांपता रहा, खुला नहीं। कई और प्रहारों तथा लंबे प्रयासों के बाद भी परिणाम वही रहा। शक्तिशाली योद्धाओं में क्रोध फैल गया कि आखिर ये द्वार टूट क्यों नहीं रहा। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि इसमें किसी उच्च स्तरीय फॉर्मेशन का संरक्षण है, लेकिन अध्ययन करने पर भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। दूर से शिवम और रूपाली यह सब देख रहे थे कि तभी नकुल की निगाहें तेजी से चमकी और वह बिजली की गति से पत्थर दरवाजे की ओर उड़ गया। शिवम और रूपाली समझ पाते उससे पहले ही वह बहुत दूर पहुंच चुका था। दोनों हैरान रह गए कि नकुल क्या करने जा रहा है, लेकिन शिवम ब्लड स्केलेटन पायरेट्स की उपस्थिति के कारण पीछे भागने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ ही क्षणों में नकुल द्वार के नीचे पहुंच चुका था। उसने तुरंत ही अपना स्नो व्हाइट सील निकाल लिया। सील जैसे ही बाहर आया वह तेजस्वी प्रकाश से चमक उठा। अनगिनत दिव्य रून उससे निकलकर हवा में तैरने लगे और एक प्रचंड ऊर्जा का संचार होने लगा। सील विशाल आकार लेकर हवा में उठ गया। उसी क्षण पत्थर दरवाजा भी तेजी से कपकपाने लगा, मानो वह सील के साथ किसी प्रकार की अनुनाद ध्वनि में बंध गया हो। ये दृश्य देखकर चारों ओर के योद्धाओं की निगाहें नकुल पर जा टिकी। कुछ ही क्षणों बाद विशाल सील पत्थर दरवाजे की ओर उड़ा और भीतर समा गया। तुरंत ही क्लिक की तीखी ध्वनि हुई और पत्थर दरवाजा दोनों ओर से धीरे धीरे खुलने लगा। सभी की आंखें उत्साह से चमक उठी। रूपाली क्रोध से भर उठी कि नकुल ने यह बात कभी न बताई कि सील ही द्वार खोलने की कुंजी है। शिवम ने भी शांत स्वर में कहा कि अब यह स्पष्ट है कि जानकारी लीक करने वाला केवल नकुल ही था और उसका उद्देश्य अभी भी समझ से बाहर है। पत्थर द्वार पुनर्तः खुलने पर भीतर से तेज ठंडी हवा निकली। अंदर देखने पर आइस से भरी एक अनोखी दुनिया दिखाई दी, मानो किसी पूरी तरह अलग आयाम का द्वार खुल गया हो। दोनों ओर खाली अंतरिक्ष था, लेकिन द्वार के भीतर पूर्ण संसार। यह एक स्पेस गेट था। नकुल तुरंत ही भीतर कूद गया। फिर दर्जनों शक्तिशाली योद्धा भी क्षण भर में भीतर समा गए। कुछ ही समय में पूरा आकाश खाली हो गया, क्योंकि लगभग सभी लोग भीतर प्रवेश कर चुके थे। पत्थर दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। शिवम और रूपाली का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत ही अपनी पूरी गति लगाई और अंदर पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि केवल यही एक मौका था। शिवम और रूपाली की गति अत्यंत तेज थी। दोनों आकाश को चीरते हुए सीधे पत्थर के द्वार के नीचे पहुंचे और द्वार पूरी तरह बंद होने से ठीक पहले उसमें कूदकर अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, पीछे का पत्थर द्वार क्लिक की हल्की ध्वनि के साथ बंद हुआ, फिर तेजी से धुंधला होने लगा। अगले ही पल वो पारदर्शी बना और अंततः शून्य में ऐसे विलीन हो गया मानो वो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उनके चारों ओर कड़ाके की ठंडी हवाएं गूंज उठी और आइसली सिहरन पूरे शरीर में समा गई। पत्थर द्वार के पार पहुंचते ही दोनों एक व्यापक हिमाच्छादित संसार में खड़े थे, जहां तक दृष्टि जाती केवल सफेद परतों से ढका अनंत विस्तार दिखाई देता था। शिवम ने धीमी आवाज में कहा कि क्या जडीमिंग सोल पैलेस वास्तव में ऐसा हिमशीतल संसार है? अचानक दूर से कई आकृतियां आकाश में तेजी से उड़ती हुई दिखाई दीं। ये डेविल स्टारफील्ड के लोग थे और वे किसी दिशा में तेजी से भाग रहे थे। शिवम ने रूपाली से कहा कि वे भी चलकर देखें कि आगे क्या हो रहा है। दोनों ने उन आकृतियों के पीछे उड़ान भरी और कई आइस से ढके पहाड़ों को पार करने के बाद सामने एक ऊंचे पर्वत पर निर्मित कई प्राचीन महलों को देखा। उसी समय वहां से एक जोरदार विस्फोटक ध्वनि गूंजी। काला जादुई प्रकाश आसमान को चीरता हुआ उठा और कुछ आकृतियां उस महल से बाहर निकलकर भीषण युद्ध में भिड़ गईं। अगले ही पल एक चीख गूंजी और किसी का शरीर वहीं आइस पर गिरा। रक्त ने आइस को लाल रंग में रंग दिया। बाकी योद्धा अब भी एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। शिवम और रूपाली तुरंत वहां पहुंचे ही थे कि युद्धरत लोग उन्हें देखकर चौकन्ने हो गए। काले वस्त्र पहने एक बड़े कद वाले योद्धा ने, जिसके वस्त्र पर बाघ का चिन्ह कर था, व्यंग्य से कहा कि डिवाइन मोनार्क स्तर के लोग भी यहाँ आकर मरने का शौक रखते हैं। उसने अपना जादुई चाकू घुमाते हुए एक ही क्षण में 2 खतरनाक आघात शिवम और रूपाली की ओर भेज दिए। वह उन योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली और सबसे आक्रामक था, लेकिन रूपाली ने ठंडे स्वर में हूँ कहते हुए हाथ उठाया और 2 चमकदार तीर छोड़कर दोनों वारों को हवा में ही रोक दिया। बाघ कड़ाई वाले उस योद्धा की आंखें विस्मय से फैल गईं, क्योंकि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि रूपाली उसके इतने प्रबल वारों को यूं सरलता से रोक देगी। रूपाली ने उसे अवसर दिए बिना अपना दिव्य लंबा धनुष प्रकट सिंह किया। उसने धागा खींचते ही एक तीर छोड़ा जो आकाश को चीरता हुआ उस योद्धा की ओर टूट पड़ा। वह तीर इतनी गति से चला कि मानो आसमान से गिरता धूमकेतु हो। योद्धा का चेहरा भय से विकृत हो गया और उसने पीछे हटते हुए लगातार जादुई चाकू के प्रहार किए, पर कोई भी उसके जीवन को बचा न सका।
अगले ही क्षण तीर उसकी भौहों के बीच से आर पार हो गया और वह तत्काल गिर पड़ा। शेष योद्धाओं ने रूपाली को भय और अविश्वास से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक क्वाजी एम्परर इतनी आसानी से एक डिवाइन एम्परर को कैसे मार सकती है। वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। रूपाली ने ठंडे स्वर में सभी को वहां से चले जाने का आदेश दिया, लेकिन उनमें से एक ने घूरते हुए कहा कि इस स्थान को पहले उन्होंने खोजा है और उन्हें यूं हटने को कहना अत्यधिक दंभीपन है। वे लोग डेविल स्टार रेल्म के अनुभवी योद्धा थे, चतुर, निर्मम और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने वाले। ऐसे लोग आसानी से डरकर पीछे नहीं हटते। रूपाली ने कहा कि अगर वे स्वयं नहीं हटेंगे तो वह उन्हें हटाने के लिए बाध्य होगी। उसके हाथ में युद्ध धनुष दिव्य प्रकाश से भर उठा। उसी समय उन लोगों के शरीर तेज गति से इधर उधर फैल गए और उन्होंने हवा में अपनी स्थिति बार बार बदलनी शुरू कर दी। अभी कुछ ही क्षण पहले तक वे एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन रूपाली को एक साझा खतरे के रूप में देखकर उन्होंने आवाज संप्रेषण द्वारा एक साथ मिलकर उसे दबाने का निर्णय कर लिया था। रूपाली ने उपहास करते हुए कहा कि स्थान बदल लेने से उसके तीरों से कोई नहीं बच सकता। उसने एक और तीर छोड़ा और वह तीर लक्ष्य को लॉक कर चुका था, इसलिए प्रतिद्वंद्वी चाहे जितना हिले उससे बचना असंभव था। एक और चीख के साथ वह भी मर गिरा। इसी समय दो मास्टर्स ऑफ द डेविल स्टार रेल्म की आंखों में हत्या की ठंडक चमकी। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि शिवम को पकड़ लिया जाए, क्योंकि उनका अनुमान था कि डिवाइन मोनार्क 8 फोल्ड होने के कारण शिवम कमजोर होगा और उसे पकड़कर वे रूपाली को धमका सकते हैं। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। शिवम ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा कि वे उसे नर्म फल समझ बैठे हैं। उसके हाथों में शक्ति उभरी और उसने 2 प्रचंड मुक्के चलाए जो अंतरिक्ष को चीरते हुए उन दोनों की ओर पहुंचे। दोनों मास्टर्स अविश्वास से चीखते हुए समझ गए कि शिवम की शक्ति किसी भी डिवाइन मोनार्क से कहीं अधिक है। अगले ही पल वे दोनों उसके मुक्कों से भस्म होकर वहीं ढह गए। शेष अकेला डेविल स्टार रेल्म योद्धा ये दृश्य देखकर आतंकित हो गया और भागने की कोशिश की, पर रूपाली का एक तीर उसे भी समाप्त कर गया। अब उस पूरे क्षेत्र में केवल शिवम और रूपाली शेष थे। दोनों महल की ओर उड़ते हुए आगे बढ़े। महल बिल्कुल सुरक्षित दिखाई देता था। उसके द्वार खुले थे, लेकिन भीतर गहरी निस्तब्धता थी। अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि महल के सभी सामान, मेज, कुर्सियां, शिल्प सब अपनी जगह पर थे और अत्यंत उच्च गुणवत्ता के प्रतीत होते थे। लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और वे सामान्य कबाड़ जैसे बन गए थे। ये स्वाभाविक था, क्योंकि लाइफ सोल हेवन युग बहुत पुराना है और इतने लंबे समय में उन वस्तुओं की आध्यात्मिकता का क्षय होना अवश्यंभावी था। दोनों ने चारों ओर देखते हुए पीछे के गलियारे की ओर कदम बढ़ाए और अंततः महल के पीछे स्थित आंगन में पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों स्तब्ध रह गए। आंगन में विभिन्न जातियों के कुछ जीव पड़े थे, लेकिन सभी केवल कंकाल बन चुके थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनकी मूल आत्मा शक्ति को किसी ने उखाड़कर पूरी तरह खींच लिया हो। आंगन में मौजूद सभी जीव, लगभग 100 के करीब, अपनी आत्मा छीने जाने के कारण कंकाल बन चुके थे। स्पष्ट था कि ये सभी इसी महल के निवासी थे। जिन आइसली परतों में ये शरीर जमे हुए थे, उसी कारण वे सड़ने गलने से बचे हुए थे। शिवम और रूपाली ने ध्यान से निरीक्षण किया तो पाया कि इन शरीरों पर जरा सी भी चोट या घाव नहीं था। आसपास कहीं भी सेक्ट रश या लड़ाई के निशान नहीं थे। ऐसा लगता था कि किसी भयावह अस्तित्व ने एक ही पल में इन सभी की आत्माएं खींच ली हों, बिना किसी को प्रतिकार करने का मौका दिए। दोनों आगे बढ़ते गए और अलग अलग कक्षों की ओर चले। जैसे ही वे एक कमरे में दाखिल हुए, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। कमरे में एक व्यक्ति मेज पर बैठा हुआ था, मानो चाय पीते हुए उसी मुद्रा में जड़ हो गया हो, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से कंकाल बन चुका था। बिल्कुल वही स्थिति जो पिछवाड़े में देखी गई थी। अगले कुछ कमरों में भी यही दृश्य था। लोगों के शरीर अस्तित्व में है, लेकिन आत्माएं किसी अज्ञात शक्ति द्वारा ऐसे खींची गई कि किसी को कुछ समझने तक का अवसर न मिला। रूपाली ने धीमे स्वर में कहा कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा? क्या उस समय कोई इतना भयावह प्राणी आया था जिसने अचानक सबकी आत्माएं चूस लीं? यह विचार दोनों को असहज कर रहा था, क्योंकि पूरे महल में लड़ाई का एक भी निशान नहीं था। सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित था, जैसे किसी ने बिना हलचल पैदा किए सबको समाप्त कर दिया हो। यदि हेवनली पैलेस के किसी शक्तिशाली अस्तित्व ने हमला किया होता तो महल खंडहर बना होता, दीवारें टूटी होती, फर्श पर युद्ध के निशान होते। यहाँ तो सब शांत, अखंड और अजीब रूप से निर्जीव था। ऐसा तभी संभव था जब हमला करने वाला इतना शक्तिशाली हो कि एक भी जीव प्रतिरोध न कर सके। दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए। उन्होंने मन की शंकाओं को दबाया और आगे अन्वेषण जारी रखा, लेकिन पूरा महल घूम लेने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला।
हालांकि कई दुर्लभ दिखाई देने वाली गोलियां, औषधियां और रिफाइनिंग मटेरियल्स सुरक्षित रखे हुए थे, लेकिन अनगिनत वर्षों के बीतने से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। वे अब किसी उपयोग की नहीं थी। यहाँ तक कि इन जीवों के स्टोरेज रिंग्स भी समय के प्रभाव से नष्ट होकर ढह चुके थे। रूपाली ने गहरी सांस लेकर कहा कि इस महल का स्तर शायद जेड मिंगशाओ टेम्पल में सबसे निम्न स्तर का है। यहाँ कोई उच्च स्तरीय खजाने नहीं थे और जो भी सामग्री थी वे बिना किसी सील के होने के कारण नष्ट हो चुकी हैं। यदि वे किसी ऊंचे स्तर के क्षेत्र में पहुंचे तो वहां कुछ खजाने सीलबंद अवस्था में मिल सकते हैं जो आज भी सुरक्षित हों। यह मानो वह स्वयं को सांत्वना दे रही थी, क्योंकि यदि सब कुछ ऐसा ही मिलता रहा तो उनका यहाँ आना व्यर्थ साबित होता। दोनों ने यहाँ से प्रस्थान किया और आगे उड़ चले। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक शिवम ने भौहें सिकोड़ ली। दूर आकाश में दो विशालकाय पुरुष उन्हें घूर रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने देखा कि शिवम ने उन्हें देख लिया है, वे तुरंत ओझल हो गए। रूपाली ने पूछा कि वे कौन थे, पर शिवम स्वयं निश्चित नहीं था। उसने कहा कि उनकी मंशा निश्चित ही अच्छी नहीं है और सावधान रहना होगा। अगले ही क्षण उन्होंने दिशा बदली और दूसरे मार्ग से उड़ान भरी, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि शिवम ने महसूस किया कि उनका पीछा हो रहा है। वो एक और देखता तो कुछ आकृतियां उन्हें देखते ही गायब हो जाती। ये किसी सामान्य शक्ति का कार्य नहीं था। शिवम के मन में तुरंत एक संभावना कौंधी। क्या ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप उन्हें ढूंढ चुका है? ये बहुत संभव था, क्योंकि डेमन स्टार रेल्म की अन्य शक्तियां शिवम को नहीं जानती थी, लेकिन ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप उससे घातक शत्रुता रखता था। उसने उनके यंग मास्टर को मारा था और उनके शरीर पर लगे शापचिन्ह से वे उसे पहचान सकते थे। ये सोचकर शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। यदि वही लोग उनका पीछा कर रहे हैं तो हो सकता है कि वे कम संख्या में होने के कारण अभी हमला नहीं कर रहे और अपने शीर्ष योद्धाओं के आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। ये सोचकर शिवम भयभीत हो उठा। उसने रूपाली से कहा कि वे घिर चुके हैं और पीछा करने वालों से छुटकारा पाना आवश्यक है। दोनों ने तुरंत दिशा बदली और तेजी से भागने लगे। उन्होंने कुछ भ्रम पैदा करने वाली तकनीकें भी इस्तेमाल की। लगभग 1 घंटे बाद अचानक शून्य में कंपन उठा और उनके सामने की जगह कांपने लगी। उसी क्षण एक बड़ी भीड़ वहां प्रकट हुई और उनकी राह अवरुद्ध कर दी। सैकड़ों ब्लड स्केलेटन पायरेट्स उनके सामने खड़े थे। शिवम का चेहरा कठोर हो गया। इनमें से कई डिवाइन एम्परर हाई के उच्च स्तर के महारथी थे और सबसे आगे एक लंबा दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा था, ब्लड स्केलेटन पायरेट्स के 7th मास्टर यूयूएक्स यूहा। उसकी नजरें तलवार की धार की तरह शिवम को भेद रही थीं। उसमें क्रोध, निरंकुशता और हिंसा स्पष्ट दिख रही थी। उसने कहा कि शिवम में इतनी हिम्मत थी कि वह उनके यंग मास्टर को मार दे और फिर भी यहाँ आ जाए। उसकी आवाज में थरथराता हुआ विनाश था। शिवम ने तुरंत रूपाली से कहा कि वह पहले भाग जाए। इतने भारी भरकम दुश्मनों के सामने रूपाली रुककर कोई विशेष मदद नहीं कर सकेगी, लेकिन रूपाली ने इनकार किया और कहा कि वे साथ ही जाएंगे। दोनों तेजी से पीछे हटे, लेकिन ब्लड स्केलेटन पायरेट्स के कुछ योद्धा तुरंत आगे आए और दूर से ही विशाल हाथों का सृजन कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। अभी तक सबसे शक्तिशाली योद्धा आगे नहीं आए थे। उन्हें लगता था कि डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर के योद्धा इन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त हैं। रूपाली ने तुरंत अपनी एल्फ ब्लड लाइन सक्रिय कर दी। उसके पीछे एक विशाल दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ। उसकी शाखाओं से हरित प्रकाश उसकी देह में प्रवाहित हुआ और उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। उसने दिव्य तीर छोड़े जो उस विशाल हाथ से टकराकर भयंकर विस्फोट उत्पन्न करते हुए हवा को फाड़ गए, लेकिन उसे भी भारी झटका लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे उछलती हुई रक्त उगलने लगी। उसी क्षण शिवम आगे बढ़ा। उसका साथी बॉलप्राणी आर्मर में बदल चुका था और उसे सुरक्षित किए हुए था। शिवम ने हाथ में पकड़ी चांदी की भाला उठाई और 3 तेज चंद्रमासी चमक वाली प्रहार रेखाएं छोड़ दी। ये गति इतनी अलौकिक थी कि डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर के तीनों ब्लड स्केलेटन योद्धा भयभीत होकर पीछे हटना भी चाहते थे तो देर हो चुकी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक डिवाइन मोनार्क ये इतनी जबरदस्त शक्ति रख सकता है। उनके पश्चाताप के लिए समय ही नहीं बचा। कुछ ही पल में चंद्रमा जैसी चमक ने उनके शरीर भेद दिए और वे वहीं ढहकर मर गए। ये दृश्य देखकर ब्लड स्केलेटन पायरेट्स के अन्य योद्धा उबल उठे और क्रोधित चीत्कार के साथ शिवम और रूपाली पर टूट पड़े। अब असली भयावह शक्तियां आगे बढ़ रही थीं। इस बार ब्लड स्केलेटन पायरेट्स ने सचमुच अपने भयानक स्तर की शक्ति तैनात कर दी थी। कई डिवाइन एम्परर 6-फोल्ड स्तर के अस्तित्व एक साथ सक्रिय हुए और उनकी कई विनाशकारी हमले आकाश को ढंकते हुए सूरज की रोशनी तक को निगलते हुए शिवम और रूपाली पर टूट पड़े। शून्य फट रहा था, आकाश गूंज रहा था। होली 6-फोल्ड का अस्तित्व इतना भयावह होता है कि तारामंडल तक को चकनाचूर कर सकता है। ऐसे हमलों में डिवाइन किंग 8-फोल्ड तो दूर क्वाजी एम्परर भी टिक नहीं सकते।
डिवाइन एम्परर तक इस तरह के प्रचंड हमले से एक ही झटके में नष्ट हो सकते थे। शिवम और रूपाली के चेहरे बेहद गंभीर हो गए थे। इनमें से प्रत्येक दुश्मन का बल स्तर कोशा सेक्ट के पूर्व सेक्ट मास्टर के बराबर था। ऐसे दानवी अस्तित्वों के सामने खड़ा होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। एल्वन किंग बो रूपाली ने बिना हिचक रिक्तसंसिक्त एल्वन किंग बो निकाल लिया। उसने अपनी समस्त शक्ति उस धनुष में उड़ेल दी। एक गगनभेदी गर्जना के साथ एक भयावह तीर हवा को चीरता हुआ निकला, मानो अनगिनत युगों पुराना कोई अल्फराजा समय की कगार से बाहर निकलकर स्वयं आकाश को भेद रहा हो। उस तीर की ताकत इतनी क्रूर थी कि ब्लड स्केलेटन पायरेट्स के एक डिवाइन एम्परर सिक्स फोल्ड ने भय से आंखें फैलाकर चीख मारी। उसने लगातार दोनों हथेलियों से वार किए दो विशाल काले स्केलेटन पाम्स तीर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं। दोनों शक्तियां टकराईं। बूम क्षेत्र विनाश से कांप उठा। कुछ ही क्षण सेक्ट रश हुआ, लेकिन तुरंत ही काली हड्डियों की हथेलियां छिद गईं और तीर आगे बढ़ता हुआ उस 6 ब्लड स्केलेटन एम्परर के शरीर को भेद गया। उसका शरीर पलटकर पीछे उछला, वह रक्त उलटने लगा, गंभीर रूप से घायल। उसके भीतर भय समा गया था। एक क्वाजी एम्परर उससे इस स्तर का घाव कर सकता है, ये सोचकर उसका मन कांप उठा। उसे मृत्यु की गंध महसूस हुई थी, एक प्रिस्पेक्टिव एम्परर से। अन्य हमलावर भी स्तब्ध रह गए। ये तो डिवाइन वॉबो है, लेकिन उसकी कल्टिवेशन इतनी छोटी है, दूसरी बार ये तीर वह चला नहीं सकेगी। हाँ, मैं नहीं मानता कि वह दूसरा बार वार कर पाएगी। आक्रमण करो और दोनों को एक ही लहर में खत्म कर दो। दो अन्य डिवाइन एम्परर सिक्स फोल्ड अस्तित्व, जो इससे भी अधिक धूर्त और अनुभवी थे, आंखों में चिंगारी भरकर आगे बढ़े। वे पीछे हटने के बजाय और तेज गति से हमला करने आए। उनकी ऊर्जा और भी भयावह हो उठी। तभी शिवम के हाथ में एक गोल मोती जैसा वस्तु प्रकट हुआ। वह था वायु बीड। शिवम ने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक का पूर्ण प्रयोग किया और वायु बीड के भीतर छिपी प्रचंड वायु शक्ति को खींच निकाला। तुरंत ही वह शक्ति भयंकर तूफान में बदल गई, जो चीखते हुए आगे बढ़ा और दोनों डिवाइन एम्परर सिक्स फोल्ड दुश्मनों को निगल लिया। तेज वायु की कटिंग शक्ति, उसकी जलन और उसका विकराल वेग, सब कुछ उन दोनों पर बेकाबू होकर बरसा। जियाई जियाई कर्णभेदी ध्वनि आकाश भर गूंजने लगी और दोनों दुश्मनों की पीड़ा भरी चीखें सुनाई देने लगीं। अगले क्षण दोनों पीछे उछले। उनके शरीर पर गहरे कटे हुए घाव थे। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद वायु बीड की ऊर्जा ने उन्हें घायल किया था। ये दृश्य यदि बाहरी लोग देख लेते तो सदमे से उनका जबड़ा गिर पड़ता। ब्लड स्केलेटन पायरेट्स के 3 डिवाइन एम्परर सिक्स फोल्ड केवल 2 लोगों से, एक क्वाजी एम्परर और एक डिवाइन किंग 8 फोल्ड, घायल कर दिए गए। जाओ, शिवम ने तुरंत रूपाली को संकेत किया। दोनों इंद्रधनुष की तरह प्रकाश बनकर पीछे हटने लगे। डिवाइन एम्परर सिक्स फोल्ड बहुत ज्यादा भयावह थे। पूरी ताकत और अपने सर्वोच्च ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर भी वे उन्हें मार नहीं सकते थे, केवल घायल कर सकते थे। यदि दुश्मन दबाव डालते रहे तो वे बच नहीं पाएंगे। डैम, आगे बढ़ो, सब मिलकर मार डालो। ब्लड स्केलेटन पायरेट्स का दाढ़ी वाला मुखिया एनके अब क्रोध से फट पड़ा। उसका किलिंग इंटेंट इतना ठंडा था कि जैसे वह शून्य को भी जमा सकता हो। वह पहले सोचता था कि शिवम और रूपाली को खत्म करने के लिए उसे खुद हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके पास 3 डिवाइन एम्परर सिक्स फोल्ड साथी थे, लेकिन ये तीनों घायल हो गए। अब उसे खुद उतरना पड़ा। बूम, आकाश से एक विशाल काला स्कल क्लॉ उतरा। इतना विशाल, इतना दमनकारी कि शून्य उसके नीचे पाउडर बन रहा था। ये था डिवाइन एम्परर 7 फोल्ड का हमला, 6 फोल्ड से 10 गुना भयावह। उसने सीधे वायु बीट की शक्ति को जकड़ लिया। तूफान का विस्फोट हुआ, लेकिन स्कुल क्लॉ ने उसे कुचल दिया। कुछ कमजोर पड़ा, पर फिर भी वह शिवम और रूपाली की ओर बढ़ता रहा। अभी पंजा पहुंचा भी नहीं था कि दोनों ने मृत्यु की ठंडी सांस अपने चेहरों पर महसूस कर ली थी। दोनों के शरीर पसीने से भीग गए। यदि यह पंजा उन्हें पकड़ लेता, परिणाम केवल मृत्यु थी। फाइट, रूपाली ने दहाड़ लगाई और एल्विन किंग बो उठा लिया, लेकिन इसका उपयोग उसके लिए अत्यंत कठिन था। उसने दूसरा तीर खींचने की कोशिश की, परंतु उसकी कल्टिवेशन इतनी बड़ी शक्ति संभाल नहीं सकती थी। उसका शरीर कांप गया, मुंह से खून निकला, चेहरा आइस जैसा सफेद पड़ गया। तीर आधा बना था और वहीं टूट गया। शिवम ने गर्जना की, मुझे उड़ा दो। उसने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक को चरम पर धकेला, वायु बीड में मौजूद तूफानों को चरम शक्ति तक पहुंचाया और उसे एनके की ओर फेंक दिया। बूम, लेकिन एनके स्वयं एक चलती हुई पहाड़ जैसा था। उसकी शक्ति ब्लड स्केलेटन पायरेट ग्रुप में देवता स्तर की थी। उसने अपने स्कल क्लॉ से तूफान को चीर डाला और आगे बढ़ता रहा। अब वो सीधे शिवम और रूपाली के सामने था। दोनों बच्चे, मुझे खुद हाथ उठाना पड़े, ये वास्तव में प्रशंसनीय है, लेकिन अब खजाना सौंप दो।
वायुबीड और एल्विन किंगबो दोनों। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक पूरी लाश छोड़ने का वादा करता हूँ। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। ये दोनों डिवाइन ट्रेजर्स, एक क्वाजी एम्परर और एक डिवाइन किंग 8 फोल्ड से इतनी शक्ति निकाल रहे थे, तो सोचो उसकी अपनी 7 फोल्ड एम्परर शक्ति पर ये क्या कर सकते हैं। दोनों फंसे हुए थे। चारों ओर ब्लड स्केलेटन पायरेट्स ने घेरा डाल दिया था। 3 डिवाइन एम्परर 6 फोल्ड भी फिर खड़े हो चुके थे। उनके बीच में एनके 7 फोल्ड स्वयं खड़ा था। शिवम और रूपाली दोनों पूर्ण मृत्यु जाल में जा चुके थे। जाओ, तुम पहले जाओ। इस समय शिवम ने रूपाली की आवाज सुनी। शिवम के मन में तुरंत एक उपाय कौंधा और वह था तांबे का तांबे वाला ताबूत। यही वह एकमात्र ट्रम्प कार्ड था जिससे शिवम स्वयं को बचाने की उम्मीद कर सकता था। लेकिन हर बार जब भी वह इस कॉपर कॉफिन का प्रयोग करता, उसके भीतर भय की एक कपकपी दौड़ जाती, क्योंकि उसे कभी नहीं पता होता था कि उसके खोलते ही कौन सी अनहोनी घट सकती है। इसलिए उसने निश्चय किया कि इस ताबूत का प्रयोग करने से पहले रूपाली को दूर भेज देना बेहतर है, ताकि यदि कोई अनकहा हादसा हो तो वो सुरक्षित रहे। रूपाली चौंक गई और बोली, पहले मुझे जाने दो फिर तुम। लेकिन शिवम ने शांत स्वर में कहा, शांत हो जाओ, अगर तुम चले जाओ तो मेरे पास जाने का रास्ता है। रूपाली की आंखों में एक जिज्ञासा चमकी। वह अनुमान लगा चुकी थी कि शिवम के पास अवश्य ही कोई भयावह गुप्त ट्रम्प कार्ड है जिसे वह उसके सामने सहजता से नहीं दिखा सकता। अंत में उसने सिर हिलाया और कहा, अच्छा पहले मुझे जाने दो, खुद सावधान रहो। इतना कहकर वह एक हरी रोशनी में बदलकर पीछे की ओर तीव्र गति से उड़ गई। लेकिन उसी क्षण एन के गर्जा, जाना चाहते हो मुझे छोड़ दो। उसकी दमनकारी शक्ति चारों ओर फैल गई। पूरा क्षेत्र ठोस दीवार जैसा जम गया, जिससे रूपाली की गति अचानक बेहद धीमी हो गई। एन के उसके पीछे हाथ उठाकर वार करने ही वाला था कि तभी शिवम के हाथ में कॉपर कॉफिन प्रकट हुआ। एक क्लिक की आवाज हुई और शिवम ने अचानक ताबूत को धक्का देकर खोल दिया। इसमें से एक अत्यंत भयानक और बाहर फैल गई। इस सांस को महसूस करते ही एनके का शरीर जैसे लकड़ी का हो गया। वह चीखता हुआ पीछे उछल पड़ा, मानो कोई चूहा सामने बैठे भूखे बिल्ली के पंजे देख ले। वह स्तब्ध होकर ताबूत को घूरता रह गया। अभी भी उसे ऐसा लगा था जैसे इस ताबूत के भीतर कोई इतनी भयानक अस्तित्व उसे देख रहा हो कि वह क्षण भर में नष्ट कर दिया जाएगा। वह अस्तित्व ऐसा था जिसके सामने एनके स्वयं को एक तुच्छ कीड़े के बराबर महसूस कर रहा था। यही कारण था कि वह अनायास ही कई कदम पीछे हट गया और इसी क्षण का लाभ उठाकर रूपाली दूर निकल चुकी थी। ताबूत लिए शिवम भी तुरंत एक दिशा में उड़ गया। उड़ते उड़ते वह खुद चकित था कि इस बार कॉपर कॉफिन ने किसी प्रकार का हमला नहीं किया। पहले तो हर बार जब भी उसने इसे खोला विनाशकारी शक्ति प्रकट होती थी, लेकिन इस बार केवल और निकली हमला बिल्कुल नहीं। उधर एनके और ब्लड स्केलेटन पायरेट्स के लोग भी विस्मित थे। नो मूवमेंट। एनके बड़बड़ाया, केवल और निकली और कुछ नहीं। क्या ये सब भ्रम था? क्या ये सब छलावा मात्र था? पीछा करो, उसे भागने मत दो। एनके ने आदेश दिया और सभी शिवम के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन ब्लड स्केलेटन पायरेट्स बहुत पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि कॉपर कॉफिन का भय उनके दिल में घर कर चुका था। वे दूर दूर से पीछा कर रहे थे और इसी तरह पीछा करते करते लंबी दूरी तय हो गई। काफी देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो एनके के मन में शंका उठी। इतनी देर तक कोई जवाब नहीं, क्या ये सचमुच एक भ्रम है? उसने पास खड़े एक बुजुर्ग को आदेश दिया, तुम पकड़ो और कोशिश करो। वो बुजुर्ग भयभीत हो गया। खुद इनके आगे नहीं जा रहा था और उसे आगे भेज रहा था, यानी उसे सिर्फ जांचने के लिए बलिदान बनाया जा रहा था। ब्लड स्केलेटन पायरेट्स में आदेश का उल्लंघन करना मृत्यु के समान होता है, इसलिए वह मजबूरी में आगे बढ़ा। वह बहुत संभलकर शिवम की ओर बढ़ा, अपने चारों ओर 10 परतों की रक्षा जोड़ते हुए। वह चीखा जरूर, बेटा मुझे मरने दो, लेकिन असल में वह बेहद डरते हुए बहुत धीरे धीरे दूरी घटा रहा था। अचानक कॉपर कॉफिन के भीतर से फिर एक भयावह और निकली। बुजुर्ग हड़बड़ाकर पीछे उछल पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी कोई हमला नहीं हुआ। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में इस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। ये सोचते हुए भी शिवम भागता रहा। एनके ने बुजुर्ग को हिकारत से देखा और बुदबुदाया, रियली वेस्ट। लेकिन फिर भी वह स्वयं आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके मन में गुस्सा था कि आखिर यह कॉपर कॉफिन है क्या, परंतु वह शिवम को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसी ने उनके यंग मास्टर को मारा था। यदि वह शिवम को छोड़ देता तो ब्लड स्केलेटन पायरेट्स का मुखिया उसे स्वयं मौत से भी बदतर सजा देता। इस प्रकार पीछा करते करते 2 और घंटे बीत गए। एनके की आंखों में क्रूरता बढ़ती जा रही थी। अलविदा, ये बच्चा जरूर झूठ बोल रहा है। वह जोखिम उठाने के बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ शिवम भी समझ चुका था कि अब ये तरीका काम नहीं करेगा।
कॉफन हमला नहीं कर रहा था और उसकी अपनी शक्ति से वह इन दानवों का सामना नहीं कर सकता। यदि उपाय न निकाला तो अंत निश्चित मृत्यु थी। तभी शिवम की नज़र दूर एक विशाल आइसले पर्वत पर पड़ी। दूर से देखने पर वह सिर्फ सफ़ेद धुंध की तरह दिखाई दे रहा था और इतनी दूरी होते हुए भी एक भयानक सर्द लहर उसके शरीर तक आ रही थी। उसकी शक्तिशाली शारीरिक मजबूती होते हुए भी उसके रक्त तक जमने लगा। केवल टबू शक्ति का प्रयोग कर वह इस ठंड को रोक पा रहा था। शिवम की आंखों में चमक आई। ये तो बहुत भयावह ठंड है। इतने दूर से ही इतनी ताकत, भीतर अवश्य ही और भी खतरनाक शक्ति होगी। शायद इसका उपयोग कर मैं ब्लड स्केलेटन पायरेट्स से छुटकारा पा सकता हूँ। भयानक हिम पर्वत को देखकर शिवम डरने के बजाय खुश हुआ और भी तेज गति से उस ओर उड़ चला। जैसे ही वह हिम पर्वत की सीमा में प्रवेश किया, एक अत्यंत ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई और पल भर में उसके ऊपर आइस की परत जम गई। शिवम ने तुरंत पूरे शरीर को इंस्क्रिप्शन शक्ति से ढक दिया। तब जाकर वह इस भयानक ठंड को मुश्किल से रोक पाया। ये ठंड इतनी विकराल थी कि अगर शिवम जैसे विचित्र शारीरिक क्षमता वाला व्यक्ति न होता तो गॉड रेल्म से नीचे का कोई भी साधक यहाँ कदम रखते ही आइस की मूर्ति बन जाता। ये तो अभी केवल बाहरी क्षेत्र था। शिवम को साफ महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे वह अंदर बढ़ेगा ठंड और भी भयानक होती जाएगी। ब्लड स्केलेटन पायरेट्स भी जैसे ही अंदर आए उनके चेहरों का रंग काफी बदल गया। एनके ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि यह बच्चा ठंड का सहारा लेकर हमें रोकना चाहता है, कितना मूर्ख है। उसे साफ दिख रहा था कि शिवम क्या सोच रहा है, लेकिन उसे यह बात हंसी योग्य लगी क्योंकि उसका साधन स्तर शिवम से बहुत ऊपर था। यदि शिवम ये ठंड रोक सकता है तो वह भी रोक सकता है, और यदि शिवम न रोक पाए तो वह पहले ही नष्ट हो जाएगा। उसके मन में ये भी था कि जब शिवम आगे जाकर इस ठंड को न झेल पाएगा तब वह अवश्य किसी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करेगा और उसी समय वह कॉपर कॉफिन को दोबारा देख सकेगा। सभी लोग हिम पर्वत के भीतर और गहराई में उड़ते रहे। ठंड का स्तर बढ़ता गया। शिवम को लगा उसका पूरा शरीर जम रहा है और उसका रक्त भी मानो ठोस आइस बन गया हो। लगातार इंस्क्रिप्शन शक्ति का उपयोग करने के बावजूद उसकी शक्ति इतनी नहीं थी कि वह इस ठंड को रोक सके। उसके शरीर पर मोटी आइस जमने लगी और उसकी गति भी धीमी पड़ गई। अब ब्लड स्केलेटन पायरेट्स के कुछ लोग ठंड सहन नहीं कर पाए। विशेषकर डिवाइन एम्परर के 3 स्तर से नीचे वाले साधक पूरी तरह आइस से ढक गए थे। उनकी डिवाइन शक्ति और आत्मा भी मानो जम गई थी। उन्हें वहीं रुकना पड़ा क्योंकि आगे बढ़ते ही वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते। केवल डिवाइन एम्परर के 4थे स्तर से ऊपर वाले ही आगे बढ़ सके। एनके ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि वह देखना चाहता है शिवम अब कौन सा चाल चलता है। उसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी। डिवाइन एम्परर 7th लेवल होने के कारण उसकी जागृत शक्ति भी अत्यधिक थी। उसकी वायलेंट डिवाइन पावर लगातार चारों ओर फैलती रही, मानो वह ठंड को विस्थापित कर रहा हो, और वह बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ता रहा। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के एपिसोड बाकी शाम तक आएंगे। कल अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा आएगा शाम को 10 बजे के करीब तीसरा एपिसोड आ जाएगा। डिले हो जाएगा थोड़ा सा, आज अपलोड होगा सारे एपिसोड। और नई स्टोरी कल आ रही है, दूसरे चैनल पे होगी, लिंक प्रोवाइड की जाएगी कम्युनिटी टैब में और कोलैबोरेट करके डाली जाएगी। उसको आप लोग जरूर सुनिएगा और कमेंट भी करिएगा उसमें। आप टेंशन ना लो, ऐप का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक कल या परसों में वीडियो बना दूंगा कैसे क्या वर्किंग है इसकी। वो वीडियो डाल के पूरा सब कुछ वहीं शिफ्टिंग कर दूंगा और पुराने एपिसोड्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। एपिसोड 1 से डेली अपलोडिंग है और 3 नई सीरीज़ वहीं पर मिलेंगी। बैक टू बैक 3 न्यू सीरीज़ हैं उसमें, जो कि अभी भी बनी हुई है, मेरे प्रीमियम ग्रुप्स में आया करती हैं। उन्हीं को बढ़िया वॉइस में करके वहाँ पर डाल दूँगा। एकदम नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी कोई भी। और पुरानी सीरीज़ भी डेली अपलोडिंग वहाँ पर होती रहेगी, प्रीमियम वॉइस रहेगी और डेली एपिसोड वहीं पर अपलोडिंग होगा। और कुछ दिन यहाँ पर और ऐसे ही डालूँगा, उसके बाद वहाँ पर शिफ्टिंग बता दूँगा कैसे क्या करना है। वीडियो पूरी प्रॉपर आ जाएगी क्या क्या है। तब तक जुड़े रहें।